हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीसीएस आर ओ री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग जो जीएस वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे और हिंदी वाले सेक्शन को अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। उसके साथ साथ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। उसके साथ साथ जो है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। देखिए, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, इसके अगर हम बात करें, कोशिश ये करिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे आंसर, सारे ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और बाकी स्वयं से एनालिसिस, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद स्वयं से एनालिसिस ज़रूर किया करें कि अभी आप लोगों की स्थिति क्या है और किस पे जो है अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। मध्यकाल में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदायों द्वारा बौद्ध धर्म की आलोचना की गई। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को हिंदू देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करना है। बात करें अगर मध्यकाल में, तो इस समय भारत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का बहुत ही कड़ा विरोध किया। मतलब कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के लोग थे उनका विरोध झेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो बोधिसत्व हैं उनको हिंदू देवताओं के ऊपर बताया गया, जिसका विरोध शैव संप्रदाय और जो वैष्णव संप्रदाय है उन धर्म के लोगों ने किया था कि बोधिसत्व को देवताओं के ऊपर क्यों बताया जा रहा है और वो देवताओं से ऊपर कैसे हो गए। मतलब उनके देवताओं से ऊपर बताया जा रहा था, जिस कारण इन्होंने इसका जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है। और ऐसे संघर्षों में जो बौद्ध धर्म है उसको, मतलब उसके प्रचार प्रसार हो गया या उसके विस्तार कह लें तो दक्षिण भारत में इस पर जो है बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है। उसके साथ साथ ब्राह्मण शासक उस समय जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने जो है बौद्धों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। उसके साथ साथ जो है ईसापुर जो छठी शताब्दी है, ईसापुर छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म जो है, उस समय बौद्ध धर्म में जो हानि हुई थी वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और शैव संप्रदाय में जो हुर शासक मिहिरकुल था, इसके द्वारा बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है। बहुत सारे जो सैकड़ों हजारों जो बौद्ध थे, बौद्ध संत थे, इनको जो है इसने मरवा दिया था। ठीक है। और गौड़ देश के शिव भक्त जो शाशांक थे, उन्होंने तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष था इसको ही कटवा दिया था। ठीक है। जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन सब का रीजन यही था क्या कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में इनका जो विस्तार है, इनकी जो कह सकते हैं कि सर्वोच्चता है, उसके साथ साथ इनका जो एक प्रचार प्रसार है वह हिंदू धर्म और शैव धर्म जो था, ठीक है, जो आपका वैष्णव धर्म और शैव धर्म था, वो इन धर्मों से अधिक कहीं हो गया था। इनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं अधिक हो गई थी, जिस कारण जो शैव धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है। उसके साथ साथ वेनशांग ने बताया है कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले थे। किसने करवाया था? या शाशांक ने। लगभग 1600 के बराबर स्तूप और विहार इसने तोड़वा डाले थे और हजारों भिक्षुओं की उपासक जो हुए थे जो बौद्ध धर्म के, उसको इन्होंने मरवा डाला था। ठीक है। इसके पीछे रीजन यही था कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। ठीक है। और इसमें भी मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की। तो इसका जो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन का अनुक्रम है? मौर्यकालीन जो प्रशासनिक विभाजन है इसका सही क्रम क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो तीर्थ, मंत्री, पुरोहित और युवराज, यह जो है मौर्य शासन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इसका सही क्रम हो जाएगा। तीर्थ की अगर हम बात करें तो यह मौर्य काल का शीर्ष अधिकारी जो था उसको तीर्थ कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद जो है उच्च कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज जो है वो कहलाते थे। ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं सातवाहन शासकों द्वारा चलाई गई थी? सीसा की, कांसा, तांबा या फिर पोटी? कूट के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी सिक्के
सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए थे। ये सभी सिक्के चलाए गए थे सातवाहन शासकों द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में भूमि की संख्या में वृद्धि की गई। इस काल में राज्य उपज का 1/3 भाग लेता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन वाणिज्यिक करों की संख्या इस समय घट गई थी। अगर गुप्त काल की बात करें तो राजा उपज का चौथा भाग लेकर के छठे भाग तक कर के रूप में लेते, मतलब गुप्त काल में बेसिकली 4 भाग से लेकर के 6 भाग तक, मतलब चौथे भाग से लेकर के छठे भाग तक कर के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है, लेकिन भूमि कर की जो दर थी 1/3 गुप्त काल में नहीं थी। ठीक है, 1/4 या 1/6 के करीब जो है लिया जाता था। ठीक, और इसके अतिरिक्त जब भी राजकीय जो सेना है वो गाँव से गुजरती थी तो उसे खिलाना पिलाना भी स्थानीय प्रजा का कर्तव्य होता था। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो राजकीय अधिकारी होते थे वो अपने निर्वाह के लिए किसानों से पशु हो गए, अन्न और जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं वह इन्हीं से ही प्राप्त करते थे। ठीक है, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि भूमि की जो दर थी या कर की जो दर थी वह 1/3 ना होकर के 1/4 से या 1/4 से लेकर के 1/6 जो है 1/6 भाग तक हुआ करता था। तो सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इन सभी पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। जबकि हर्षचरित की अगर हम बात करें, हर्षचरित की रचना वाणभट्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, वाणभट्ट ने की थी। और वाणभट्ट की अगर हम बात करें तो यह हर्षवर्धन के दरबार में ही रहते थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। बाकी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद यह हर्षवर्धन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के संदर्भ में देखिए, इसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति और पुरुष को माना गया है। इस दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का मुख्य मार्ग है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सांख्य दर्शन के बारे में सही है। सांख्य दर्शन के बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अंकोरवाट मंदिर के बारे में देखिए, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यह विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, यह विष्णु भगवान को समर्पित है। स्टार्टिंग में जो बनाया गया था यह मंदिर वह मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से ही संबंधित था, लेकिन बाद में इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था और यह धीरे धीरे वैष्णव धर्म से बौद्ध धर्म में बदल गया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वैष्णव धर्म से बौद्ध धर्म में बदल गया और वर्तमान स्थिति ये है कि अंकोरवाट का जो मंदिर है वह बौद्ध धर्म के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ साहित्य पुस्तकें दी गई हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। तारीख़ हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। आईने अकबरी अबुल हसन, शाहजहाँनामा इनायत खां और तुजूके बाबरी गुलबदन बेगम। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तुजूके बाबरी की रचना जो है गुलबदन बेगम द्वारा नहीं की गई थी। तुजूके बाबरी की रचना गुलबदन बेगम ने नहीं बल्कि बाबर ने स्वयं की थी तुजूके बाबरी की रचना। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। मुगल वंश का शासकों का सही क्रम क्या होगा? मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, जहांदार शाह और बहादुर शाह प्रथम। इन्हें क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें जो मुगल शासक थे, इसमें अगर मोहम्मद शाह की बात करें, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर मोहम्मद शाह की हम बात करें, मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह ने शासन किया था और इसी के समय मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और तख्ते ताउस और जो मयूर सिंहासन है वह लूट करके ले गया था। ठीक है, फर्रुखसियर की अगर हम बात करें, फर्रुखसियर का जो शासन है, ठीक है, फर्रुखसियर का जो शासन है यह जो है 1712 से लेकर के 1719 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 19 तक शासन किया था। बहादुर शाह प्रथम जो है, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और रही बात जहादर शाह की, जहादर शाह जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जहादर शाह जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, इसका जो शासनकाल है
1 वर्ष का शासनकाल था, ठीक है। इसका जो है 1 वर्ष का शासनकाल था 1712 से लेकर के 1713, और इसी के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 1 सेकेंड, 4 3 2 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखिए। इसमें राज्य उपज का 2/3 भाग कर के रूप में लेता था। इस काल में भिखारियों, मंदिरों व वेश्याओं पर भी कर लगाए जाते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है लेकिन पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है गलत हो जाएगा। विजयनगर काल की बात करें तो पूरे साम्राज्य में जो भू राजस्व की दरें थी वो समान नहीं थी, मतलब अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भू राजस्व की जो दर थी वह अलग अलग होती थी। जैसे वो क्षेत्र या फिर से वो गांव जो ब्राह्मणों के स्वामित्व में होती थी, ठीक है, वहाँ भूमि उपज का 20वां भाग देना पड़ता था, ठीक है। भूमि उपज का 20वां भाग देना पड़ता था। उसके साथ साथ मंदिरों की जो भूमि होती थी और उनसे जो उपज होता था, उससे जो खाद्यान्न का उत्पादन होता था, वहाँ पर भी भूमि का मतलब कह सकते हैं कि जो कर की दर है वह 30वां हिस्सा लगता था, ठीक है। जैसे जो आपके ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली जो क्षेत्र हुआ करते थे, यहाँ पे भूमि की जो दर थी उस 20वां हिस्सा था, ठीक है। वह जो है 20% था, ठीक। मतलब कह सकते हैं कि उपज का 20वां हिस्सा था, ठीक। और मंदिरों में उपज का 30वां हिस्सा लिया जाता था कर के रूप में, ठीक है। मंदिरों में उपज का 30वां हिस्सा लिया जाता था कर के रूप में, ठीक। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य जो जैसे आपके अन्य जो कर हुआ करते थे, ठीक है। जैसे जो आपके किसान जिस क्षेत्र में रहते थे, ठीक है, जिस क्षेत्र में किसान रहते थे और मुख्य रूप से उनका जो पेशा था कृषि कार्य करना, वहाँ पे जो उपज की दर थी, वहाँ पे जो भूमि उपज में पैदाइश जो होती थी, जो वो कृषि का उत्पादन करते थे, खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, इस पे जो कर लगता था वह 1/6 मतलब 6%, या कह सकते हैं कि उपज का 6ठा भाग लगता था, ठीक है। और तो वही है कि इसमें जो, लेकिन ये जो 1/3 किसी भी क्षेत्र में जो भूमि कर है वह 1/3 नहीं था, ठीक है। 1/6 था, ठीक, जो कृषकों के ऊपर लगता था। मंदिरों पर यह 30वां भाग लगता था और जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर 20वां भाग लगता था। इसके साथ साथ जो विजयनगर साम्राज्य में भिखारी थे, मंदिर थे या फिर वेश्याएँ थी, इनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। एकता प्रथा के बारे में देखिए। इस प्रथा के अंतर्गत किसी भी अधिकारी को उसके वेतन के बदले उसे प्रदान किए गए क्षेत्र के भूमि कर को प्रदान किया जाता था। इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। इसकी अगर बात करें, इसके अंतर्गत किसी भी अधिकारी को उसके वेतन के बदले में उसे प्रदान किए गए क्षेत्र के भूमि कर को दिया जाता था। ये तो आपको सही है, यह जो है एकता व्यवस्था के अंतर्गत आता था, लेकिन इसकी शुरुआत बलबन ने की थी, ये आपका गलत है, ठीक है। एकता प्रणाली की अगर हम बात करें, दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने भारत में सामंती प्रथा को खत्म करने, दूर दराज के क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ने के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका बलबन नहीं होगा बल्कि इल्तुतमिश है, जिसके द्वारा एकता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है। एकता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें सिकंदर लोदी यह 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ विद्रोह दिए गए और स्थान दिया गया है। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? अहोम विद्रोह जो है यह असम वाले क्षेत्र में हुआ था, अहोम विद्रोह। चुआर विद्रोह हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में। रामोसी विद्रोह जो है यह असम वाले महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ था। और कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है। इसका जो सही आंसर है 4-1-2-3 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु 1784 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1784 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाने के लिए विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया।
कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, इसका स्थापना 1784 में किया गया था। बात जो है बिल्कुल सही है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में इसका स्थापना, ये बात भी आपकी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। लेकिन वारेन हेस्टिंग द्वारा इसकी स्थापना नहीं करी गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है विलियम जोन्स ने करी थी, ठीक है। इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, ठीक, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करी थी। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी, ठीक है। और विलियम जोन्स द्वारा ही एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जो भारत की गौरवशाली अतीत है उसको क्या करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार, जो अंग्रेज़ों में भारत के प्रति जो एक वो था कि भारत जो है सपेरों का देश है, ठीक है, और यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, तो उनके बीच में जो भारत की उपयोगिता है, भारत की जो गौरवशाली इतिहास है उसको बताना, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियम पर विचार कीजिए और इसे कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और नेटिव मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट और सती प्रथा पर प्रतिबंध, इन्हें इनके क्रम से लगाना है, ठीक है। इनके क्रम से लगाना है। इसमें अगर हम बात करें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है यह इसके अंतर्गत, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 का है। 1956 नहीं, 1856 है, ठीक है। यह 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक। और इसमें जो है मुख्य रूप से ईश्वरचंद विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा, ठीक। इसके साथ साथ विधवाओं के कल्याण से जुड़े पश्चिम भारत में अन्य जो नेता थे वो विष्णु शास्त्री कौरवे थे, ठीक है। इनके द्वारा लगभग 1896 ईस्वी में धोड़ो केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। इसी के उद्देश्य से जो विधवाएं हैं उनकी जो स्थिति जो दयनीय थी, इसमें सुधार करने के लिए, उन्हें भी समाज की मुख्य भूमि से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनके द्वारा 1896 में विधवा आश्रम की शुरुआत की गई थी पूना महाराष्ट्र में, ठीक। 1906 ईस्वी में कर्वे ने ही मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, इनकी शिक्षा से रिलेटेड, ठीक। और बाकी नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें, नेटिव मैरिज एक्ट, इसे ही सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है और यह 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। 1872 ईस्वी में। शारदा एक्ट की बात करें, यह जो है 1930 ईस्वी में आया था शारदा एक्ट, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की आयु, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और आगे चल कर के इसमें संशोधन हो गया, इसमें संशोधन जो हुआ था वह 1991-92 में शायद संशोधन हुआ था, जिसमें जो विवाह की उम्र है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। बाकी आपका जो सती प्रथा पर प्रतिबंध है, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, यह आपका 1829 में विलियम बैटिक के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसमें जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, और शारदा एक्ट है 1930 और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन भी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से संबंधित है? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, केसरी या फिर पंजाबी? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से संबंधित है और इसकी रचना लाला लाजपत राय द्वारा की जाती थी, ठीक है। लाला लाजपत राय द्वारा इसकी रचना की जाती थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक। निकाला जाता था, ठीक है, यह पत्रिका। और सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना से संबंधित है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया था, लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही है वह अंग्रेज़ों के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करेगी। जैसे क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कुकर में जैसे जो गैस बनता है वह गैस निकालने के लिए बगल में एक सेफ्टी वॉल्व दिया जाता है ना, कि गैस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुकर को फटने से रोकने के लिए वो सेफ्टी वॉल्व दिया जाता है कि अगर गैस की कोई किसी भी कारणवश अगर उसका छिद्र जो है अवरुद्ध हो जाता है या फिर किसी भी वजह से अगर सीटी नहीं लगती है
और उसमें गैस बिल्कुल फुल हो जाता है कुकर में, तो उसको फटने से बचाने के लिए एक बगल में छोटा सा सेफ्टी वाल्व दिया जाता है कि इससे हो करके गैस निकल जाए, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो स्थापना किया गया है भारत में इनके प्रति बढ़ते विरोध को रोकने के लिए इसका स्थापना किया गया है, जिससे कि इन्हें एक मंच दिया जाए और इस मंच के माध्यम से लोग अपनी भड़ास, अपनी जो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के प्रति इनकी जो निराशा है उसको निकाल सकें, ठीक है। तो यह जो है किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया में कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 के बारे में देखिए। इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का उल्लेख किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। इस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का उल्लेख किया गया था, यह गलत है। इस अधिवेशन में भारत के लिए डोमिनियन की मांग की गई थी, भारत के लिए स्वशासित डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वराज की। और अगर पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, इसी में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की लक्ष्य मांग की गई थी और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। रौलट एक्ट के बारे में देखिए। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है। इस कानून के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है गलत हो जाएगा। शंकर नायर की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। उसके साथ साथ जो शंकर नायर थे, जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, इन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो शंकर नायर जो है इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी कार्यकारिणी परिषद से, या कह सकते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, न कि जो आपका बिना वकील, बिना अपील जो रौलट एक्ट है इसके विरोध में, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। चार्ल्स मेटकॉफ, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है इनको, चार्ल्स मेटकॉफ को। और लॉर्ड एलनबरो प्रथम दास प्रथा का जो उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड हर्डिंग नरबली प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था। और डलहौजी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डलहौजी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के समय में हुआ था, आपका गलत है, ठीक है। ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वह 1845 से लेकर के 1848 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और उस समय जो ये कह सकते हैं कि लॉर्ड जो हर्डिंग है इसके समय में हुआ था, ठीक है, हर्डिंग के समय में हुआ था, ठीक। और डलहौजी की बात करें, डलहौजी के समय में जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 56 तक हुआ था, यह जो है डलहौजी के समय में हुआ था, जिसके बाद पंजाब का विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। और यहाँ के शासक कौन थे, राजा दिलीप सिंह यहाँ के शासक थे, जो अल्पवयस्क थे। और इनसे जो है डलहौजी ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और इनको ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्डिंग के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो हुआ था डलहौजी के समय में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्षाड़ सत्याग्रह, गुरु का बाग हत्याकांड, तारकेश्वर सत्याग्रह और वायकोम सत्याग्रह, इन्हें कूट के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसके अंतर्गत वर्षाड़ सत्याग्रह, ठीक है, वर्षाड़ सत्याग्रह की जो शुरुआत है, ठीक, वर्षाड़ सत्याग्रह जो है यह आपके लगभग 1929 के आसपास में हुआ था, ठीक। गुरु का बाग सत्याग्रह जो है यह 1922 में हुआ था। 1922 में कहाँ पे, अमृतसर में, अमृतसर के पंजाब वाले क्षेत्र में, मुख्य रूप से पंजाब की अमृतसर। जो नवगठित महंत हुआ करते थे यह अंग्रेज़ों की दया पर ही निर्भर करते थे, अंग्रेज़ों के दया पर ही इनके वो क्या कह सकते हैं कि इनको महंत बनाया जाता था, ठीक है। किसमें, जो आपका सिख धर्म है उनका महंत बनाया जाता था, ठीक है। और यह जो है अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि यह जो है जो भी मंदिर के, या कह सकते हैं कि जो गुरुद्वारे के जो भी संपत्ति हुआ करती थी वह जो है यह अंग्रेज़ों को प्रोवाइड कराते थे, ठीक है।
तो इनको हटाने के लिए कि जनता द्वारा चुना जाए महंतों को, यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तारकेश्वर आंदोलन की बात करें, तारकेश्वर आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1924 में, तारकेश्वर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यह बंगाल में स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध जो वहाँ के विश्वानंद थे, इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, वायकोम सत्याग्रह, यह 1924 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, वायकोम सत्याग्रह की। ठीक है, और केरल के त्रावणकोर में कांग्रेस जो टी के माधवन है, मंदिर में प्रवेश को लेकर के यह चलाया गया था वायकोम सत्याग्रह। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कालक्रम से आपको लगाना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यह जो है 19 शुरुआत है, यह 1921 में ही हो गया था बरसात आंदोलन, लेकिन 1921 से 1923 में चला था। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग वाला डेट देखा जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से चिह्नित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से चिह्नित करना है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, 1839 से 1842 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, प्रथम आंग्ल सिख 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 में हुआ था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3, 1 सेकेंड, 4 3 2 1 होगा। ठीक है, 4 3 2 1, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अहमदिया आंदोलन के बारे में देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति उदार भावना को जागृत करना। इस आंदोलन के नेता मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन सा विकल्प सही है अहमदिया आंदोलन के बारे में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति उदार भावना को जागृत करना है, यह आपका गलत है। अहमदिया आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह जो है 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था, न कि अंग्रेजों के प्रति उदार भावना का विकास करना था। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अभिनव भारत समाज के बारे में देखिए, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1904 ईस्वी में, और इसके सदस्यों पर नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करने पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं किया, तो गया था 1904 में ही, लेकिन इसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वीडी सावरकर ने की थी, सावरकर ने। ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया था? डायर समिति, हंटर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या फिर चेम्सफोर्ड समिति? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा 20 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और इसमें हंटर कमेटी जो है इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थिति में मार्शल लगाया गया था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन गवर्नर जो जनरल डायर थे, इन्होंने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। ठीक है, बाकी उसके बाद इन्हें बरी कर दिया गया था, या कह सकते हैं कि हंटर आयोग की रिपोर्ट जो आने से पहले ही जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया था। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है कि हंटर आयोग का जो गठन किया गया था, इसमें कौन कौन भारतीय सदस्य शामिल थे? ठीक है, इसमें सरदार सुल्तान अहमद खान, पंडित जगत नारायण और सर चिमनालाल सीतरवाड़, यह जो है भारतीय सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए थे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर के नरमपंथी और गर्मपंथी राष्ट्रवादियों के बीच में मतभेद हो गया था। नरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार दोनों को बंगाल से बाहर फैलाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों? दूसरे में क्या कह रहा है कि नरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, यह गलत है। क्यों? क्योंकि यह अपोजिट दिया है। गर्मपंथी चाहते थे कि जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल जो
मतलब जो स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के जो फलस्वरूप या उसके कह सकते हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया है, इसका विस्तार पूरे भारत में, समूचे भारत में किया जाए, ठीक है। जबकि नरमपंथी चाहते थे कि इसका जो विस्तार है केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, और इसी को लेकर के नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ था। और इसी मतभेद का कारण था कि 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो भागों में बट गया था, ठीक है। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है इसका गलत है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 21 जून को विषुवत वृत्त के उत्तर में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, न कि मकर रेखा पर, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में नहीं प्रवाहित होती? तापी, सोन, नर्मदा या फिर महानदी? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सोन नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती है, बाकी तापी, नर्मदा और महानदी ये तीनों जो है रिफ्ट घाटी में होकर के प्रवाहित होती हैं, ठीक है। भारत में नर्मदा, तापी, महानदी ये रिफ्ट घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं, ठीक है, होती हैं, और ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और भारत की नदियों में से एक नर्मदा, सतपुड़ा, यह दोनों बिंद पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं, ठीक है। बाकी सोन नदी जो है यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका बी इसका सही हो जाएगा। हिमालय में स्थित निम्नलिखित पर्वतों का दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर क्रम इसका क्या होगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। दक्षिण से उत्तर पूछा, यही उत्तर दक्षिण उत्तर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गोदावरी नदी के बारे में देखिए, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं पंचगंगा और दूधगंगा हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। गोदावरी नदी की बात करें, यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी है, ठीक है। 1465 किलोमीटर लंबी है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा, ठीक है। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी यह प्रवाहित होती है, ठीक है। और यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। और इसके जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके टोटल जलग्रहण क्षेत्र का 49% तो अकेले महाराष्ट्र में ही है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, यह बन सकता है क्वेश्चन। बाकी इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बाकी जो दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ठीक है, माल और पंचगंगा हो गया, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यह जो है आपकी गोदावरी की नहीं है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पंचगंगा, दूधगंगा जो है यह कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी प्रमुख जो जनजातियाँ हैं इनका सही क्रम क्या होगा? देखिए, इनकी अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका मोनपा, अबोर, मिसमी और नागा। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यह जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी भाग में मानसून विच्छेद के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कम संख्या? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 या फिर कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद या मानसून का जो कह सकते हैं कि विराम कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत की जो विशाल मैदान है यह मानसून विच्छेद मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम होने से और अंततः उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है इसकी स्थिति में बदलाव से होता है। पश्चिमी तट पर जो मानसून है यह विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं, और राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तर पर तापमान की जो विलोमता है वह वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से रोक देती है, ठीक है।
तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में अधिकांश शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अधिकांश शुष्क पर्णपाती वन, वर्षा यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में आर्द्र जो आपका शुष्क पर्णपाती वन है यह देखने को मिलता है, और यहाँ पे वर्षा मुख्य रूप से 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमानी द्वारा बनी हैं। डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, कौन सा इसका सही है, कूट के हिसाब से बताना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, यह गलत है। ठीक है, बात करें बूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, न कि डल झील। ठीक, सही आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत का विश्व में तिलहन उत्पादन में पहला स्थान है। भारत का तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला तो गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। भारत में तिलहन का उत्पादन पीली क्रांति के बाद बढ़ा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन तिलहन उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आपका गलत है। तिलहन उत्पादन में भारत जो है विश्व में चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, विश्व में चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में नहीं है? कालाहांडी, संबलपुर, सुंदरगढ़ और बालागीर। कौन इसमें से ओडिशा में नहीं है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुंदरगढ़। ठीक है, देखिए उड़ीसा राज्य में 95% से अधिक बॉक्साइट संसाधन जो पूर्वी तट हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक, और इसके अंतर्गत जो यहाँ पे उड़ीसा के पश्चिमी भाग में कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बोलनगिरी जिले में मुख्य रूप से यह क्षेत्र स्थित है जहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बाकी बॉक्साइट जो कि एक प्रमुख रूप से अयस्क है, और ये भी मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के विनिर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और टर्शियरी काल की जो निक्षेप है इन चट्टानों में, जो लेटराइट चट्टानें हैं, इसमें बॉक्साइट मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक कालाहांडी और संबलपुर है। ठीक है, कालाहांडी और संबलपुर है, और यह दोनों आपके उड़ीसा में ही स्थित हैं। ठीक है, दोनों उड़ीसा में ही स्थित हैं। बाकी अगर सुंदरगढ़ की बात करें, यह सुंदरगढ़ बॉक्साइट उत्पादन से संबंधित नहीं है। यह है तो आपके उड़ीसा में ही, लेकिन यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। ठीक है, कुछ ज्वालामुखी पर्वत है और देश दिया गया। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे है? सबनकाया है पेरू में। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है, और किलिमंजारो है तंजानिया में। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? सोकोत्रा, सेशेल्स, एजोर्स या फिर मॉरिशस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एजोर्स द्वीप। यह आपके जो हिंद महासागर है यहाँ पे नहीं स्थित है। ठीक है, एजोर्स द्वीप हिंद महासागर में नहीं है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो है आपके अटलांटिक महासागर, एजोर्स द्वीप मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, अटलांटिक महासागर में स्थित है एजोर्स द्वीप। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के खनिज क्षेत्रों के संदर्भ में देखिए, यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व में सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है, कूट के हिसाब से बताइए। देखिए दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो खनिज क्षेत्र है और उसका उत्पादन क्षेत्र, इसके बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। जॉर्डन, इसकी राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी है अंकारा। जॉर्डन की राजधानी अंकारा। तुर्की की अम्मान। सीरिया की राजधानी है इजराइल। सीरिया की राजधानी आपका दमस्कस है, और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1 2 4 3, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? कोरियोलिस बल का होना, इसकी उत्पत्ति में और विकास में कोरियोलिस बल का होना जरूरी है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी जो अपसरण है यह होना चाहिए। महासागरीय सतह का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। कौन इसके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा नहीं है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरीय सतह का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। तापमान जो है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 45 नहीं, 45 बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चिनूक पवन के बारे में। यह उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण पवन है।
इसके प्रभाव से उत्तरी अमेरिका क्षेत्र के तापमान में अचानक कमी आती है, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि इससे तापमान में कमी नहीं आती है, बल्कि तापमान में कुछ क्या होता है, तापमान में कमी आती है। तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान जो माइनस में रहता है वहाँ पे इसके तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है। और जो चिनूक पवन है, इसको अमेरिका के उस क्षेत्र में हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके आने से वहाँ पे बर्फ़ जो है पिघलने लगते हैं और वहाँ पे जो है सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जो प्रेयरी घास के मैदान है, वहाँ पे घास जो है, नई नई घासें उगने लगते हैं और यह चारागाह का मुख्य रूप से विकास होता है। उसके साथ साथ जो मानव जनजीवन है उसके में एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भाग की अपेक्षा कम वर्षा होती है। महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा आपका सही हो जाएगा। तटीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तटीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में पानी के स्रोत होते हैं जिससे वाष्पीकरण होता रहता है, और स्थलीय भाग होती है। ठीक है, स्थलीय भाग से टेम्परेचर अधिक मिलता है, जिससे संघनन प्राप्त होता है। और संघनन को प्राप्त करके यह जो है संघनन तल को प्राप्त करता है, जिससे जो आर्द्रता है, आर्द्रता जब 100% होता है, संघनन तल को प्राप्त करता है और वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में वर्षा होती है। तो तटीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि नमी जो मिलता है समुद्र से मिलता है, और तापमान जो है संघनन को प्राप्त करने के लिए धरातल से मिलता है, स्थल से मिलता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की उष्ण जलधारा है? कनारी, कनारी बेगुला, ब्राज़ील और लेब्राडोर कौन जो है अटलांटिक महासागर की एक उष्ण अर्थात गर्म जलधारा है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील की जलधारा जो है या अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कथन और कार्य दिया है। उत्तरी सागर की अपेक्षा बाल्टिक सागर में लवणता कम पाई जाती है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में नदियों का जल प्रवेश होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में नदियों का जल प्रवेश होता है, यह गलत है। अधिक मात्रा में नदियों का जल प्रवेश होता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। और इसी कारण तो लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ जो है अपना मुहाना बनाती हैं और ठीक ठाक मात्रा में जल प्रवाहित करती हैं उसमें। ठीक, कैस्पियन सागर के बारे में देखिए, इसकी सीमा इराक से लगती है और यह यूरोप और एशिया के मध्य स्थित सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय है। कौन सा विकल्प कैस्पियन सागर के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, कैस्पियन सागर की सीमा की अगर हम बात करें तो 5 देशों के साथ लगती है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। इराक के साथ कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लगती है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। हाल ही में असम को कौन से स्थल या फिर स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजू और मोइदम। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोइदम को शामिल किया गया। ठीक है, मोइदम, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कुछ संस्थान दिए गए, इनमें बताना है कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान है नई दिल्ली में, भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान कोलकाता, सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र नागपुर। कौन इसमें से गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम अली पक्षी तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र। यह जो है आपके जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान और प्रदेश दिया है। कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ कहाँ पे है? देखिए, कैबुल लामजाओ की अगर हम बात करें तो ये आपका मणिपुर में स्थित है कैबुल लामजाओ, और यहीं पर जो है फुमडीज वगैरह पाए जाते हैं, फ्लोटिंग बार के इसे कहा जाता है। ठीक है, और फुमडीज उसमें जो छोटे छोटे घर होते हैं
जो एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं उसको कहा जाता है फुमडीज, ठीक है, जिस पर घर बनाए जाते हैं। कुद्रेमुख की बात करें, ये आपके कर्नाटक में है। औरंग है असम में, औरंग आपके असम में है, ठीक है, और वाल्मीकि जो है वो बिहार में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 ऑप्शन ए, 3 1 4 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी के बारे में देखिए। यह नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में प्रवेश करती है और यह नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बाहर तक सर्वाधिक प्रदूषित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा गंगा नदी के बारे में? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला आपका गलत है। देखिए अगर गंगा नदी की बात करें तो यह ऋषिकेश हरिद्वार में बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है, कहाँ पे प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में, न कि सहारनपुर जिले में। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको आपको सम्मिलित करना है। प्रयागराज में कब हुआ था? प्रयागराज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था वह 1910 ईस्वी में। कानपुर में इसका आयोजन किया गया था 1925 ईस्वी में। लखनऊ 16 में हुआ था और बनारस 1905 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 4 1 2, ऑप्शन बी, 3 4 1 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों संस्थानों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान सहारनपुर। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह आपके सहारनपुर में नहीं है, ठीक है, सहारनपुर में नहीं है, ठीक है। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना किया गया था 1952 में, 1952 में इसका स्थापना हुआ था और यह लखनऊ में है, यह है लखनऊ में, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के खरवार या खैरवार जनजाति के बारे में देखिए। इस जनजाति के लोग अपने आप को किरातवंशी मानते हैं और इस जनजाति के लोग नृत्य कर्मा है, मुख्य रूप से इनका मुख्य नृत्य जो है कर्मा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ये जनजाति जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है यह किराता वंश नहीं बल्कि खरवार वंश के जो लोग हैं, यह जो है खरवार जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और इनका जो पारंपरिक पेशा है या कृषि है, पशुपालन है और यह जो है अपने आप को किरात वंशी नहीं बल्कि सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए मेले और स्थान दिया है, कौन इसमें सही नहीं? गोविंद साहब मेला लगता है अम्बेडकर नगर में, बटेश्वर मेला आगरा, कुंभ मेला प्रयागराज और देवी पाटन मेला मथुरा। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवी पाटन मेला मथुरा में नहीं लगता है, ठीक है। यह कहाँ पे लगता है? बलरामपुर में, ठीक है, बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में, गंगा महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में किया जाता है। यमुना महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष चैत छठ पर मथुरा के विश्राम घाट पर किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। गंगा महोत्सव की अगर हम बात करें, गंगा महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में नहीं बल्कि वाराणसी में किया जाता है गंगा महोत्सव का आयोजन, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को कुछ जिला है, उत्पाद है। अमरोहा की अगर हम बात करें, अमरोहा का एक जिला एक उत्पाद है वाद्ययंत्र। अलीगढ़ का है ताला और औरैया का एक जिला एक उत्पाद दुग्ध प्रसंस्करण है। कुशीनगर का केले का रेशा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 3 1 2 ऑप्शन सी, 4 3 1 2 ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है? ललितपुर, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, महोबा। किस में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है, ठीक है। मिर्ज़ापुर में जो मुख्य रूप से चूना पत्थर से रिलेटेड जो चूना पत्थर है वो मिर्ज़ापुर में इसके भंडार पाए जाते हैं, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पार्वती आरगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पार्वती आरगा है गोंडा में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले पर विचार कीजिए। बागपत, हमीरपुर, महोबा और गौतम बुद्ध नगर। इनको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, इन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, उसमें आ जाएगा आपका सबसे गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, उसके बाद आपका महोबा है, फिर बागपत नगर है, हमीरपुर है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा। ठीक है, यह सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा है। सबसे कम ग्रामीण गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद आपका महोबा में है, फिर आपका हमीरपुर में है और बागपत में रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिया गया और दिनांक दिया गया है, उससे सम्मिलित करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2024 में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ खोला गया है? यह खोला जाएगा केरल में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कानपुर में स्थापित किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहला जो उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र है वह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, न कि कानपुर में। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जा रहा है? बिहार, उड़ीसा, केरल या उपयुक्त में से सभी? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी राज्यों में महिलाएं जो हैं उनको मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है, उड़ीसा, बिहार और केरल। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के बारे में देखिए, किस खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल का खिताब जीता था? लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति या फिर सानिया मिर्जा? कौन सा विकल्प होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रोहन बोपन्ना। और यह भारत के थे, इसलिए चर्चा में उस समय भी थे और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालिया में आदि चुनचनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य जो आदि चुनचनगिरी अभयारण्य है वह किस राज्य में स्थित है? इसकी अगर हम बात करें तो आपके कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक में है। इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इस पुस्तक की रचना की थी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इसकी रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त सम्मिलित नहीं है? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था नासिक में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था फरीदाबाद में। और 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हुआ था भोपाल में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया था आपके तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, बाकी विकल्प सही है। ऑपरेशन कामधेनु के बारे में देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था, इसका उद्देश्य पशु तस्करी को रोकना है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है, लेकिन पहला आपका गलत है। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे जो चलाया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया था पशु तस्करी को रोकने के लिए, ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में प्रदेशवासियों का अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए ले जाने हेतु श्री रामलला दर्शन योजना की घोषणा की गई थी। और यह जो है किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? इसकी अगर हम बात करें, यह किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, कि जो लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जा करके श्री रामलला के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समृद्धि के मापक हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन है, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के मापक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी भी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत जैसे विकासशील देशों में निर्धनता के कारकों का सही क्रम क्या है? निर्धनता के कारक का सही क्रम क्या है? देखिए, इसमें अल्प कार्यक्षमता देखने को मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। कम उत्पादकता है, ये बात भी ठीक है। कम आय देखने को, ये बात भी ठीक है। और अधिक निर्धनता, ये बात भी सही है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। अल्प कार्य क्षमता, कम उत्पादकता, उत्पादकता कम होती है, कम आय होता है, जो आय है वो बहुत कम होता है इनका, और अधिक निर्धनता देखने को मिलता है। ठीक है, निर्भरता अधिक है। ठीक है, निर्भरता के साथ साथ निर्धनता भी अधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के बारे में देखिए, यह एक सामाजिक निकाय, स्थापना हुआ था 1952 में और यह नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी है, यह सांविधिक निकाय नहीं बल्कि ये एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, गैर सांविधिक निकाय है, गैर सांविधिक निकाय है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है।
बाकी स्थापना 1952 में किया गया था। हैराल्ड डोमर मॉडल के संदर्भ में देखिए, यह मॉडल पूंजी मांग की आपूर्ति में समायोजन के माध्यम से तीव्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस मॉडल को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसके अंतर्गत यह मॉडल पूंजी मांग आपूर्ति में समायोजन के माध्यम से तीव्र विकास पर केंद्रित थी, यह गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैराल्ड डोमर मॉडल जो है कृषि विकास पर संबंधित थी। ठीक है, कृषि विकास से संबंधित है, कृषि का विकास करने के लिए मुख्य रूप से उस पर केंद्रित थी। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा को निर्धारित किया था? किस समिति ने? लकड़ावाला समिति, वायवी अलग समिति, तेंदुलकर, श्रीरंगराजन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलग समिति, जिसका गठन किया गया था अलग समिति का 1979 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1979 में। और इनके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कैलोरी है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कैलोरी है इसे इन्होंने निर्धारित किया था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए जो कैलोरी का निर्धारण किया गया था, ग्रामीण क्षेत्र के 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। ठीक है, गठन कब किया गया था? 1979 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, देखिए लगाने के लिए भी पूछ लेता है क्रम से। ठीक है, क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लेता है। तो जो वायवी अलग समिति है इसका गठन किया गया था 1979 में, और वायवी अलग समिति का, ठीक है, लकड़ावाला समिति का जो गठन किया गया था यह 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके साथ तेंदुलकर समिति का जो गठन किया गया था यह आपके 2000, तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में किया गया था और 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और रंगराजन समिति का गठन किया गया था 2014 में। ठीक है, इसका बाकी सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए, रूरल और अर्बन के लिए, ठीक है, इसके लिए 2400 और इसके लिए 2100 निर्धारित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिनी गुणांक के बारे में देखिए, गिनी गुणांक यह निरपेक्ष निर्धनता मापक को विधि है और इस विधि का प्रयोग आय या संपत्ति की असमानता मापने के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो गिनी गुणांक जो है यह सापेक्ष निर्धनता का मापन करता है, न कि निरपेक्ष। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के अधिकांश कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है और यहाँ कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता नगण्य होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के बारे में देखिए, यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में अवधि विशेष में उत्पादन की स्थिति के बारे में बोध कराता है। इस सूचकांक में खनन, विनिर्माण एवं विद्युत को शामिल किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। भारत में अधिकांश जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में संकेंद्रित हैं। यहाँ इस उद्योग के लिए आवश्यक प्रचुर स्वच्छ जल और श्रम बल जो है उपलब्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। कथन और कार्य दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जूट उत्पादन के बारे में दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ बैंकों और उनके कालक्रम में, मतलब बैंकों की जो स्थापना है, ठीक है, कालक्रम में व्यवस्थित करके कूट के हिसाब से आपको वो करना है। भारतीय स्टेट बैंक की अगर हम बात करें, इसका स्थापना जो है 1955 में किया गया था भारतीय स्टेट बैंक का। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो UTI है, इसका गठन किया गया था 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो IDBI है, इसका गठन भी 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। ठीक है, लेकिन भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो UTI है, इसका गठन 1 फरवरी 1964 को किया गया था और IDBI का स्थापना जुलाई 1964 को किया गया था। और जो आपका नाबार्ड है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड, इसका 12 जुलाई 1982 को गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जनगणना नहीं कराया जाता था। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना लिंटन के काल में कराया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है। देखिए, भारत में जनगणना जो है प्राचीन काल से होता आ रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन के लिए जनगणना कराने की बात बताई गई है।
उसके साथ साथ अबुल फजल द्वारा जो आईन अकबरी की रचना की गई है, इसमें भी जनगणना का उल्लेख किया गया है। और आधुनिक पद्धति पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो जनगणना है, अगर पूरे वैश्विक स्तर पर बात करें तो सबसे पहले जनगणना हुआ था स्वीडन में 1749 में हुआ था। ठीक है, 1749 में हुआ था। और भारत में जो पहली बार जनगणना कराया गया था वह 1872 में कराया गया था, मेयो के काल में, मेयो के काल में। और 1800 जो 81 है, या 1881 से जनगणना को नियमित कराया जाने लगा था रिपन के काल में। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। 2011 के बारे में देखिए, जनगणना 2011 के बारे में, इसके अनुसार जो बढ़ते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको आपको लगाना है क्रम से। ठीक है, 10 की वृद्धि दर के अनुसार से। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दामन दीव और दादर नागर हवेली। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात के बारे में देखिए, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात केरल में पाया जाता है और सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। कौन सा इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात जो है वह जो है सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जो राज्य है, ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो आपका केरल नहीं है। ठीक है, केरल नहीं है। शिशु लिंग देखिए, अगर लिंग अनुपात पूछता, ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, तो वो हो जाता आपका केरल, केरल हो जाता है, जहाँ का जो लिंग अनुपात है 1034 है। लेकिन इसमें सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात पूछा है। और राज्यों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात जो है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। आप एंज्यूम नहीं करेंगे कि शायद अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा, लेकिन सी जो है अरुणाचल प्रदेश आपका सही हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात के मामले में राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, और अगर लिंगानुपात पूछ ले तो उस मामले में केरल पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार घटते साक्षरता दर की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, इसकी हम बात करें तो लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार और दिल्ली, यह जो है आपका साक्षरता का घटता क्रम है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि देखी गई है। जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 2011 में देखी गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 2011 में देखा गया था, यह आपका गलत है। जनघनत्व में सबसे अधिक जो वृद्धि देखा गया था वह 2001 में देखा गया था, 2001 में देखा गया था। और इस समय जनघनत्व में जो वृद्धि है लगभग 58 का हुआ था। ठीक, 58 का, जबकि 2011 में जो जनघनत्व में वृद्धि हुआ है वह 57 का हुआ है। ठीक, 57 का। तो सबसे अधिक जनघनत्व में वृद्धि 2001 में हुआ था। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं पाई जाती है? अनुसूचित जाति की आबादी अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाता है? जल का पत्तियों में भंडारण, या पत्तियों का जल में भंडारण, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण, पत्तियों द्वारा स्टार्च का संग्रहण, या पत्तियों द्वारा खाद्य संश्लेषण। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पत्तियों द्वारा स्टार्च का संग्रहण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किसान फलीदार फसलों के उत्पादन के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं। नाइट्रोजन फलीदार फसलों की वृद्धि को कम कर देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें फलीदार फसल जो होते हैं यह प्रकृति से ही, यह वायुमंडल से ही अपनी नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो कर लेते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में न लेकर के नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें शरीर के कुछ अंग दिए गए हैं और उनके कार्य दिया गया है। अमाशय की अगर हम बात करें, अमाशय जो है या जो अम्ल का स्त्राव करता है, यकृत पित्तरस का स्त्राव करता है। मलाशय अपचित भोजन का भंडारण, और वृदंत जल का शोषण करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही है। रेशम के धागे के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनके प्रारंभिक चरण से लेकर के अंतिम चरण तक कालक्रम में आपको लगाना है। ठीक है, कालक्रम में लगाना है। ठीक है,
देखिए इसमें अगर हम बात करें तो अंडा बनता है, कैटरपिलर, उसके बाद आपका प्यूपा बनता है, फिर कोकून बनता है जिससे रेशम निकलता है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बी इसका सही है। ध्रुवीय भालुओं के बारे में देखिए, इनके शरीर पर पाए जाने वाले सफ़ेद फर उनकी सहायता करते हैं शिकारियों से बचाने में, शिकार को पकड़ने में, ठंड से बचाने में और तैरने में। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 2 3 तो सही है लेकिन चौथा गलत। तैरने में मदद करते हैं ऐसे कोई जो है हमें वो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बाकी शिकारियों से बचने में मदद करती है क्योंकि वो बर्फ़ जो है उसमें छिप जाते हैं, क्योंकि इनकी फरें जो हैं सफ़ेद होती हैं। अपने शिकार को पकड़ने में ये सहायता करता है क्योंकि वो छुप जाते हैं, पता नहीं चलता है और अपने शिकार को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। ठंड से बचने में भी सहायता करता है, फरे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और सफ़ेद होते हैं। तो यह जो है जो आपका कह सकते हैं जो ऊष्मा है लंबे समय तक उसे बचा कर रख पाते हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में देखिए, इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और इसमें नियंत्रण के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O और ग्रेफाइट इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मंदक के रूप में जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग ऐसे रिएक्टर को परमाणु पाइप मतलब पाइल कहा जाता है जिसमें ग्रेफाइट का मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। भारी जल का मंदक के रूप में उपयोग होने पर वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रणक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जो नियंत्रणक है इसकी इस रूप में या नियंत्रणक के रूप में कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से पिंड की कौन सी आवश्यकता पर निर्भर करता है? पिंड की आरंभिक स्थिति, पिंड की अंतिम स्थिति, पिंड के वेग या फिर पिंड द्वारा चले गए पथ की लंबाई। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोटनित गति घर्षण गति, लोटनित गति घूर्णन गति एवं हस्तांतरित गति का संयोजन है। लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा को स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा में पृथक किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कथन और कार्य दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एकीकृत परिपथ के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प गलत है? एकीकृत परिपथ के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इस स्मृति क्षमता में प्रति 5 वर्ष में वृद्धि होती है, ये आपका गलत है। एकीकृत परिपथ के बारे में ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका इसकी खोज किल्की ने की थी सही है, इसका प्रयोग कार में होता है ये भी सही है, और पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में यह सस्ता ये भी सही है, लेकिन तीसरा जो है गलत हो जाएगा। बादलों का गर्जन ध्वनि के किस गुण को प्रदर्शित करता है? बादलों का गर्जन ध्वनि के किस गुण को प्रदर्शित करता है? या ध्वनि के अनुरणन के प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ध्वनि के अनुरणन को, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटित होती हैं? उगते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना और मरीचिका। कौन जो है प्रकीर्णन के कारण घटने वाली घटना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ठीक है। उगते समय सूर्य का लाल दिखाई देना और समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, यह जो है प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। बाकी मरीचिका यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है रात के समय तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूर्णतः भर कर रखा जाता है, यह प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में विषैली गैस का निर्माण करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही आर्य की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, ठीक है। देखिए एसिटिलीन निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग होता है, मिथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रंग बनाने में, ग्लिसरीन का उपयोग होता है जूतों की पालिश करने में, और पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। सही आंसर इसका 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल को मृद बनाना, कॉस्टिक सोडा कागज बनाने में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कांच निर्माण में, और कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात यही जो है वो गलत है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन बनाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
विरंजक चूर्ण के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? या कैल्शियम और ऑक्सी क्लोराइड है, या गंधहीन होता है, या अस्थायी होता है, या कपड़ों के व्यंजन में प्रयोग होता है? कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गंधहीन होता है, आपका गलत है। ठीक है, यह गंधहीन नहीं होता है। ठीक है, यह गंधहीन नहीं होता है और इसमें जो है क्लोरीन जैसी गंध आती है। सही आंसर बी हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने के संदर्भ में देखिए, यह हवा की नमी में ऑक्सीजन के कारण लगता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगने से इसके भार में कमी आती है और जंग लगने पर फॉस्फोरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 1, 2, 4। ठीक है, जंग लगने पर इसके भार में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? बॉडी राउंडनेस इंडेक्स, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, डीएनए टेस्ट, या फिर दांतों का टेस्ट? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जा सकता है, डीएनए टेस्ट हो सकता है और दांतों का टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहे थॉड के बारे में, यह क्या है? थॉड या पृथ्वी की ओर तेजी से आता हुआ एक क्षुद्र ग्रह है। इसकी खोज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि थॉड जो है यह टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और यह अमेरिका ने इसे इजराइल में तैनात किया था। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक, तो यह जो है एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, न कि क्षुद्र ग्रह है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा कोबेनफी क्या है? चर्चा में रहा कोबेनफी क्या है? वायरस, औषधि, मिसाइल, या फिर पुच्छल तारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक प्रकार की औषधि है। ठीक है, यह जो है औषधि है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। शक्ति सैट मिशन के बारे में देखिए, इसे इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। 108 देश इसमें शामिल हैं और यह सदस्य देशों की सोलर ऊर्जा की निगरानी करेगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें 108 देश शामिल है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और शक्ति सैट की अगर हम बात करें तो यह जो है एयरो स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक वैश्विक मिशन शक्ति लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। बाकी विकल्प गलत है। भारत में वयस्क मताधिकार अपनाने के निम्न में से कौन सा लाभ है? आम लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि होगी, समानता के अधिकार का पालन होगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी और कमजोर वर्गों के लिए प्रत्याशा आएगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, आम लोगों में स्वाभिमान आएगा, बिल्कुल सही है। समानता के अधिकार में का पालन होगा, बिल्कुल, इसमें जो है कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सभी समान होंगे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी, जैसे उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी वह सरकार को चुनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए प्रत्याशा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, बाकी 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में क्या नहीं जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें एकता नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? द्वितीय अनुसूची, मुख्य न्यायाधीश के विशेष अधिकार, तृतीय राष्ट्रपति की शपथ, चतुर्थ राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व और पांचवा जनहित जनजाति सलाहकार परिषद? कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, तृतीय राष्ट्रपति का शपथ आपका गलत है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह जो है उसके लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प सही है। गठन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का कौन सा कालक्रम सही है? गठन वर्ष के अनुसार राज्यों का कौन सा क्रम सही है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम और गोवा। ठीक है, मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर का गठन 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में हुआ था। सिक्किम का जो गठन किया गया था यह 1975 में किया गया था, 1975 में। ठीक है, और जो गोवा है, गोवा का गठन किया गया था कब? गोवा का गठन हुआ था आपका 1987 में। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। निःशुल्क और निर्बाध शिक्षा का अधिकार जो RTE है, इसके बारे में देखिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे लागू किया गया और इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज का निर्माण करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है। RTE की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 21 क के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए RTE अधिनियम को लागू किया गया था 2002 में नहीं बल्कि 2009 में। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 43 ख, इसमें सहकारी समितियों की स्थापना की बात किया गया है। अनुच्छेद 45, इसमें जो आरंभिक शैशवावस्था में देखभाल की बात की गई है। अनुच्छेद 47 जो है यह पोषाहार स्तर, जीवन स्तर में सुधार करने की बात की गई, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की बात की गई है। ठीक है, तो यह जो है लोक स्वास्थ्य से संबंधित है। और कृषि एवं पशुपालन संगठन का विकास करना, अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक, सही आंसर इसका ए हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्षेत्रीय परिषद और उसका मुख्यालय दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय, इसमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद का भोपाल, पूर्व क्षेत्रीय परिषद का दिसपुर और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई। इसमें से कितने सही हैं? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 विकल्प सही हैं। ठीक है, देखो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय भोपाल नहीं इलाहाबाद है। ठीक है, प्रयागराज है मध्य क्षेत्रीय परिषद का। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वह दिसपुर नहीं बल्कि कोलकाता है, कोलकाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है मुंबई है, ये बात सही है। तो 2 विकल्प सही है, बाकी 2 गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या पूछा, सही पूछा है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कब कब हुआ है यह देख लीजिए, 1962, ठीक है 1962, 1971 और 1975, 3 बार लागू हुआ है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बाकी 19 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वह स्वतः ही जैसे ही आपातकाल लागू होता है निलंबित हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक अत्यंतिक वीटो के तहत अधिनियम नहीं बन पाता है। राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कार्य दोनों से आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के विघटन होने पर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होता है? लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, ये आपका समाप्त हो जाएगा। संयुक्त बैठक के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन विधेयक, ये आपका समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कूट के हिसाब से आपको बताना है 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, संयुक्त बैठक के लिए अगर विधेयक को आरक्षित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन हो, या फिर राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए लौटाए, यह तीनों विधेयक समाप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर लोकसभा द्वारा पारित किया गया और राज्यसभा में लंबित होते हुए विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा 2 3 4। एक अखिल भारतीय न्यायालय होने के कारण उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपने निर्णय के साक्ष्य के रूप में रखना, अवमानना पर दंड देना, संविधान के निर्वाचन का अधिकार और न्यायिक समीक्षा का अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा, एक सेकेंड, तीसरा चौथा जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ठीक है, एक सेकेंड, न्यायिक समीक्षा का अधिकार तो इसे है प्राप्त है। देखिए ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, सॉरी, अभिलेख न्यायालय की बात कर रहा है, सॉरी अभिलेख न्यायालय की। ठीक, अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ये अपने निर्णय साक्ष्यों को रखता है और अवमानना पर दंड देने की बात करता है। ठीक है, तो यह दोनों जो है आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक, तो ऑप्शन नहीं इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। कौन सा विकल्प गलत है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते, या गलत है। ठीक है, महान्यायवादी की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है और इसके कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत इसके वेतन और भत्ते, इसके वेतन एवं भत्ते की अगर हम बात करें तो यह जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है कि क्या इसे वेतन और भत्ते मिलेंगे और राष्ट्रपति द्वारा जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इनके इसके वेतन और भत्ते जो है संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें, भाग 17 अनुच्छेद 43, भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 51 में जो राजभाषा है इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, दल परिवर्तन के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। दल परिवर्तन पर निर्णय देने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को दिया गया है और सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात यही गलत है। अगर जो है जो दल बदल के आधार पर जो नियोक्ता की गई है, अगर वो विधि सम्मत नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो इसे जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और की हो तो होलोहन मामला जो 1993 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो है इनको मतलब किसी भी सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर निर्योग्य घोषित किया जाता है और वो अगर असंवैधानिक है, तो उच्चतम न्यायालय इस पर जो है न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। और अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कि यह जो है सही नहीं है और गैर मतलब उचित नहीं है, या फिर इसे कह सकते हैं कि पक्षपात की दृष्टि से या फिर गैर संवैधानिक है, तो वो उसकी सदस्यता को बहाल करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, और यह निर्णय किस में दिया था, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हो तो होलोहान मामला 1993। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं, तो मैं आंसर बता दूंगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 122, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 16। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15 त्रिभुजों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73। ठीक है, तो बाकी ये रीजनिंग के थे। बाकी अगर 2024 के कुछ इसमें कंटेंट है, 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो ये आपका हो जाएगा 82वां। और कौन सा देश पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना था, और ये उस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, और ये था आपका डेनमार्क था। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कुछ पुस्तक है और उसके लेखक हैं। व्हाट वेट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म, इसकी रचना किसने की थी? यह रचना की गई थी रुचिर शर्मा द्वारा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1919 एंड बियॉन्ड, इसकी रचना की थी अरविंद पनगड़िया ने। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंटेड क्लास्ट स्पोर्ट, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई थी नंदन कौमत द्वारा। और द लॉज ऑफ कनेक्शन डेविड रॉबसन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रांगसा पुल के बारे में देखिए, इसे विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है, और यह पुल इस चूक नदी पर निर्मित है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में घोल मछली को किस राज्य द्वारा राज मछली का दर्जा दिया गया है? घोल मछली को किसके द्वारा राज मछली का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात द्वारा घोल मछली को राज मछली का दर्जा दिया गया है। बीएपीसी हिंदू मंदिर के बारे में देखिए, यह अबू धाबी में स्थित है और पहला हिंदू मंदिर है, और यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यह मंदिर जो है स्वामी नारायण को समर्पित है, भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। ठीक है, न कि सूर्य भगवान को। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, विश्व धरोहर समिति के जो 46वें सत्र की बैठक 26 जुलाई 2024 को हुई थी, इसमें मोइदम अहोम राजवंश के टीले को जो दफन प्रणाली है, इसको आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। अभी ऊपर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और वो आ जाएगा आपका ऑप्शन है असम हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में देखिए, यह इसका 18वां संस्करण था, और इसमें जो वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी वो 42% है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना था? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी जो है अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है, जो अस्थायी निर्वाचित सदस्य होते हैं इनका कार्य 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है नए सदस्य आते रहते हैं। ठीक है, नए सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है, और वर्तमान समय में
डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान और पनामा का चयन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन, इन रचनाओं में से यूनेस्को विश्व स्मृति एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति के क्षेत्रीय रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन सभी को शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन इस जीएस वाले सेक्शन का। तो आज वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और देखिए आप लोगों को एक बात बताने की, एक देखिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसके अंतर्गत जो भी लेटेस्ट पीडीएफ है, जिस कोचिंग सेंटर के मतलब जो आपके जिसके अच्छे को टेस्ट सीरीज आते हैं, ठीक है, 150 प्लस टेस्ट सीरीज नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर एमसीक्यू भी है। तो जिन लोगों को वो ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पे जो उसका लिंक है वो प्रोवाइड कराया गया था, और उसमें एक बहुत ही कम फीस उसका रखा गया है, 99 रुपये फ़ीस रखा गया है, जिससे वो दे करके आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो भी पीडीएफ हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं, या तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करिए, और अगर और करना चाहते हैं तो वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 100 रुपये में, ठीक है, 99 रुपये में। और वो ग्रुप ज्वाइन करके उसमें आपको क्वेश्चन के जो फॉर्मेट हैं, क्वेश्चन जो है उसके भी पीडीएफ मिलेंगे। उसके साथ साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, वो भी मिलेंगे। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर के एमसीक्यू हैं लेटेस्ट, ठीक है, वो भी मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके मतलब कह सकते हैं कि यारों से एग्ज़ाम जो है उससे रिलेटेड जो भी आपके मटेरियल हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो या तो आप वहाँ से ले करके अपने जो रिवीजन है वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे बस यहीं पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो लोग करना चाहें, इच्छुक है, तो वो जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया, वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।